कैमरा और स्टार्ट है सर। या ठीक। तो चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और हमारी सेवा भारती के साथ मिलकर प्रति सप्ताह चलने वाली इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 257वीं वेबिनार लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं और एक नया विषय है। भारतीय परिदृश्य में अगर हम बातचीत करें तो हमारे लिए ये नया नहीं था। आज बाल अधिकारों की अगर हम बात करें तो सारा कॉन्सेप्ट वेस्टर्नाइज वर्ल्ड से ही आया है और वेस्टर्न वर्ल्ड अब कहीं ना कहीं इस तरफ जाने लगा है कि हर बच्चे के लिए एक परिवार होना चाहिए और हर परिवार को बच्चा होना चाहिए। स्वीडन एक ऐसा देश है जहाँ एक भी अनाथालय नहीं है। ऐसी कंबोडिया एक ऐसा देश है जिसमें अनाथालय तो है लेकिन वहाँ बच्चे नहीं रहते हैं। वो अनाथालय वहाँ के महिलाओं के लिए और बाकी चीजों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कमोबेश वहाँ पर भी नो ऑर्फेनिज्म सिस्टम की बात चल रही है। भारतीय समाज में ऐसी परिकल्पना थी कि जो भी बच्चा है वो समाज का है, तो कोई बच्चा सड़क पे ना रहे, कोई बच्चा अनाथ ना रहे। ऐसी हमारी संकल्पना प्राचीन समय से चलती आ रही, उस पर हम लोग काम करते चले आ रहे थे। कालांतर में जब स्थितियां बदली और हम वेस्टर्न वर्ल्ड से प्रभावित होकर कानूनों की बात करने लगे, हमने अधिकारों की बात करनी चालू कर दी, कर्तव्यों की बात छोड़ दी, तो हमारे समक्ष एक ऐसा समाज आज दिख रहा है जिसमें अनाथालय है और बच्चे हैं। सारी योजनाएं सब कुछ होने के बाद भी इन बच्चों को लेकर के इनका भविष्य कैसा होता है, हमेशा ही एक कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। तो इसी विषय पर आज एक हमारे साथ विषय है, बहुत अच्छा विषय है, कॉन्सेप्ट ऑफ नो ऑर्फेनिज्म इन इंडिया स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट विद भारतीय थिंग। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम नो ऑर्फेनिज्म की संकल्पना पे जब बातचीत करते हैं तो मुझे लगता है हमारे साथ भाई साहब से अच्छा इसके लिए हमें कोई रिसोर्स पर्सन नहीं मिल सकता है। आदरणीय भाई साहब का हमें समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। चाहे देश में स्वनाथ की परिकल्पना हो, भाई साहब की तरफ से ये शब्द दिया गया जिसको आदरणीय मोदी जी द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा भी ये बात कही गई है। तो आज के हमारे विषय पर स्पेसिफिकली नो ऑर्फेनेज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे बातचीत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय प्रशांत जी भाई साहब को। माननीय प्रशांत दामोदर हड़कालकर जी भाई साहब बेसिकली अकोला से आते हैं। 1986 से प्रचारक हैं। लगभग 39 साल से प्रचारक की भूमिका में आपने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है और ऐसे बहुत सारे नवाचार किए हैं भाई साहब ने, आफ्टर केयर को लेकर के और नो ऑर्फेनिज्म को लेकर के, सोनाथ को लेकर के। और समय समय पर जब भी हमें आवश्यकता होती है भाई साहब का मार्गदर्शन मिलता रहता है। मैं बड़े सम्मान के साथ भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आज का जो हमारा विषय है नो ऑर्फेनिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट पर अपनी बातचीत रखें। आदरणीय भाई साहब प्रशांत जी। सभी को नमस्कार। नमस्कार। मुझे बड़ा आनंद होता है आप सब लोगों के बीच में जब इस विषय को हम सब एक साथ सुनते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो इस बात का बड़ा आनंद होता है। तो जो अपने विचारों पर सोचने वाले होते हैं, कुछ काम करने वाले होते हैं, तो उनसे मिलने में तो स्वाभाविक रूप से आनंद तो होगा ही। ऐसे अनुभूति में बार बार लेता हूँ। हम सब बच्चों के क्षेत्र में काम करते हैं और कहीं भी आप जाइए तो बच्चों का यह क्षेत्र यह बड़ा इमोशनल होता है। परिवार में भी बच्चों के सभी विषय बड़े इमोशनल होते हैं और परिवार के बाहर भी यह इमोशनल विषय ही माना जाता है। जैसे यह इमोशनल विषय है वैसे यह धर्म से जुड़ा हुआ है। विश्व में जितनी भी मत पंथ विचारधारा है उन सारे मत पंथ विचारधाराओं से यह जुड़ा हुआ विषय है। बच्चों के बारे में हिंदू धर्म में क्या कहा गया, किस प्रकार की सोच रखी गई, बच्चों के बारे में ईसाई धर्म क्या कहता है, बच्चों के बारे में यहूदी क्या कहते हैं, बच्चों के बारे में मार्मोस क्या कहते हैं, बच्चों के बारे में मुसलमान क्या सोचते हैं, बौद्ध क्या सोचते हैं, ऐसे सभी विचार धर्म बच्चों के बारे में सोचते हैं। यह बच्चों का विषय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यह बच्चों का विषय राष्ट्र से जुड़ा हुआ है।
यह समाज और व्यक्ति से नेचुरली जुड़ा हुआ विषय है, यह मानवतावादी विषय है। तो बच्चों को अलग अलग बहुत एंगल से इस विषय की तरफ इसके तरफ से इसे देखा जा सकता है। मगर यह विषय जो आज हम जिसकी विषय की चर्चा कर रहे हैं, बच्चे यह इमोशनल विषय है। डेफिनेटली इमोशनल विषय होने के कारण उसका परिणाम कैसे होता है वो भी हम देख रहे हैं। धर्म से भी जुड़ा हुआ है, उसका भी परिणाम कैसे होता है वो भी हम देखते हैं। तो उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स पर अलग अलग पद्धति से सोचा जा सकता है। जैसे बच्चों का विषय भावनिक है, मगर वो उतना ही व्यवहारिक है, क्योंकि सिर्फ भावनाओं से काम होता नहीं। बच्चों का विषय जैसे धार्मिक है, मगर सिर्फ धर्म की बात कहने से बच्चों का विषय, बच्चों के प्रॉब्लम्स सॉल्व होते नहीं है। यह कल्चर से जुड़ा हुआ विषय है, यह सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ विषय है, और इसीलिए हम सब लोगों ने इसकी बहुत चिंता, गहराई से इसकी चिंता हमने करनी चाहिए। जैसे बच्चों को कहा जाता है कि इनको एक शब्द प्रयोग जो किया जाता है, जिस बच्चे को माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, उनको अनाथ इस शब्द से कहा जाता है, उसका संबोधन किया जाता है। तो जो निराश्रित है और असहाय है, उनको, जिनके पास कोई आश्रय नहीं, सहायता नहीं, ऐसे बच्चों को अनाथ यह कहा जाता है। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से यह कंसेप्ट सबके मन मस्तिष्क में आ गई है। हमारे वेदों में अनाथ यह शब्द 67 बार आया है। 67 बार यह शब्द हमारे वेदों में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में यह शब्द आया है। तो यह शब्द बहुत मूल रूप से पहले से आया है। इसका तो शब्द विच्छेद भी बहुत स्पष्ट है, जो भी संस्कृत में लिखा यह शब्द है, और इसका शब्द विच्छेद भी बहुत स्पष्ट है। अ माने नकारात्मक उपसर्ग है, और नाथ माने स्वामी या रक्षक। ऐसे नकारात्मक उपसर्ग जिसको स्वामी या रक्षक नहीं, उसको अनाथ यह शब्द बनाया गया। मगर हमारे धर्म में अनाथ इस शब्द की अलग अलग डायमेंशन पर, अलग अलग कंसेप्ट पर अलग अलग अर्थ हमारे इस शब्द के निकलते हैं। इसका ऋग्वेद में अर्थ अलग है, तो इसका यजुर्वेद में अर्थ अलग आता है, तो इसका सामवेद और अथर्ववेद में अलग अर्थ आता है। हमारे यहाँ पर जो वेदों में कहा गया वो तो यही है, जो निराश्रित है और असहाय है, जिनके पास कोई आश्रय नहीं, सहायता नहीं, ऐसे बच्चों को अनाथ कहा गया। 2015 के बाद कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे कि अनाथ की जो व्याख्या हमारे यहाँ पर वेदों में की गई, वही व्याख्या जे एक्ट में आज की गई है, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। निराधार, निराश्रित, वंचित बच्चे, ऐसे ही डेफिनेशन आज अनाथ की दृष्टि से की गई है। सिर्फ जिसको माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, वे ही अनाथ है, ऐसे हमारे यहाँ पर वेदों की धारणा नहीं है। और आज यह धारणा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ने भी उसी प्रकार से ली है। फिर दूसरे हमारे यहाँ पर जिनको भगवान का आश्रय नहीं, वो भी अनाथ माने जाते हैं। माने ये भी भगवान का आश्रय, यह भी एक स्पिरिचुअल व्याख्या, यह अनाथ इस शब्द की है। तो जिसको माँ बाप तो हो सकते हैं, मगर हम भगवान का आश्रय, भगवान का आशीर्वाद मांगते हैं, और कोई ऐसे समझते हैं कि भगवान का आश्रय, आशीर्वाद हम सबको नहीं मिलता, तो जिनको भगवान का आश्रय नहीं, ऐसे अनाथ मानते हैं। हमारे संतों के साहित्य जब हम पढ़ेंगे, सभी प्रदेशों के संतों के साहित्य आप पढ़ देखिए, तो उसमें सारे संतों ने स्वयं को अनाथ कहा है। ऐसे बहुत सारे देंगे, समय के अभाव में मैं सारा बता नहीं पाऊंगा अभी। वैसे ऐसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और इधर हाफलॉन्ग से लेकर द्वारका तक जितने भी संत हुए,
उन्होंने स्वयं को अनाथ कहा है। वैसे देखा जाए तो पूरे भारत में अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार 167 ही जो कन्वेंशनल अनाथ कहे, जिनको माँ नहीं पिताजी नहीं, ऐसे ऐसे 167 ही नाम है। मगर बाकी सारे अनाथ, यह भगवान का आश्रय मांगने वाले संत हमारे यहाँ पर रहे। तो अनाथ की यह भी एक व्याख्या हमारे यहाँ पर है। और दूसरी एक आध्यात्मिक व्याख्या भी अनाथ की है। तो जो एक भगवान के साथ अपना संबंध प्रस्थापित करते हैं और उसके लिए बड़े लालायित हो जाते हैं, उनको भी अनाथ कहा गया है। तो देखिए, अनाथ यह शब्द सिर्फ एक किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक बच्चे के लिए नहीं है। तो अनाथ के अलग अलग बहुत सारे अर्थ हमारे वेदों के द्वारा निकल कर आते हैं। कभी हम लोग इसका सारा चिंतन नहीं करते, और जो कोई अभी कंसेप्ट विदेशी कुछ विचारवंतों के द्वारा हमारे पर थोपी जाती है, और उसी के आधार पर हम सोचना प्रारंभ कर देते हैं। यह यदि आप बाइबल देखें तो बाइबल में भी उन्होंने अनाथ बच्चों के बारे में ही लिखा है। भगवान का आश्रय नहीं, ऐसे अनाथ या आध्यात्मिक अनाथ, यह कंसेप्ट तो बाइबल में, कुरान में किसी भी आपको दिखेगी नहीं। ये हमारे धर्म की एक महत्ता है कि हर शब्द का प्रॉपर विश्लेषण हमारे यहाँ पर किया गया है। आप यूहन्ना जो यीशु का है, उस यूहन्ना में भी क्या कहा गया है, ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हम सब लोग देख सकते हैं। कुरान में भी अनाथ के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो वो भी कंसेप्ट आज हमारे धर्म के वेदों के आधार पर जो अनाथ शब्द का कंसेप्ट है या डेफिनेशन है, उसके बिल्कुल विपरीत आज वेदों में, कुरान में भी इस प्रकार से दिखाई देता है। ये बाकी ग्रीक में इसको ऑर्फनस कैसे कहते हैं, ऑर्फिनो कैसे कहते हैं, और कहते हैं कि ऑर्फन शब्द ग्रीक और लैटिन से आया। अरे भाई, ग्रीक और लैटिन की भाषा के भी पहले संस्कृत की भाषा थी। उस संस्कृत की भाषा में अनाथ शब्द है। ग्रीक और संस्कृत की भाषा के पहले ही वेदों का निर्माण हुआ था, उसमें इस सारे कंसेप्ट को हमारे यहाँ पर दिया है। दुर्भाग्य से हमारे देश में इस विषय पर पर्याप्त अभ्यास कहो या पर्याप्त जानकारी कहो, ये नहीं ली गई, और इसी के कारण जिसे कहते कि केओस, आज ऑर्फन इस शब्द के बारे में एक अलग प्रकार का केओस हमारे यहाँ पर अभी हुआ है, ऐसा हम सब लोग अनुभव करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि बच्चों की समस्या ये सिर्फ भावनिक समस्या नहीं है, तो इसको व्यवहारिक रूप से भी कैसे हम सॉल्व करें, इसके लिए भी हमको कुछ अभ्यास इसके लिए करना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि वैसे तो हम ही अनाथ है, सभी लोग अनाथ हैं। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याम द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हमने कहा भगवान को हम अपना माँ और पिताजी मानते हैं। तू मेरे माँ है, तू मेरे पिताजी है, तू मेरा भाई है, तू मेरा बहन है। किसने देखा है भगवान को? तो वैसे तो हम सभी अनाथ है। तो इसलिए मैंने अनाथ शब्द के जो आध्यात्मिक और बाकी रिलीजियस अर्थ है वो भी हम आपके सामने रखा है, और इसलिए हम अनाथ को कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। अनाथ कोई ऐसा होगा जिसको आज माँ बाप नहीं होंगे शायद, या निराधार वंचित होगा, निराश्रित होगा, हम उसको अलग से नहीं रखते। तो हम और वो, कोई हम में अंतर नहीं है, हम सब समान हैं, क्योंकि सब में एक ही आत्मा का वास यह सब जगह होता है। तो इस प्रकार से हमारी थियोलॉजी के आधार पर, हमारे तत्व ज्ञान के आधार पर यदि हम अनाथी शब्द के तरफ हम देखेंगे, हम उसका ज्ञान कर लेंगे, हम उसको समझेंगे, तो आज देश में जो ऑर्फन यह एक समस्या बनी हुई है, यह समस्या निश्चित रूप से नहीं रहेगी और निश्चित रूप से यह सॉल्व होगी। अब कैसे? मैंने लास्ट जो अपना
वेबिनार हुआ था उसमें भी कहा था, हमारे देश में 2.3% यह जैन समाज है, 2.6% यह सिख समाज है और 6% लगभग सिंधी समाज है। देश के 9,550 सीसीआई यूनिट्स में आपको एक भी जैन, सिख और सिंधी बच्चा मिलेगा नहीं। दिस इज माय चैलेंज। एक भी बच्चा मिलता नहीं है। तो ये हमारे धर्म की शिक्षा है। ऐसा कोई निराधार, निराश्रित, वंचित बच्चा हो जाता है तो उसका एसिमिलेशन समाज में तुरंत किया जाता है। उसको कोई सीसीआई यूनिट में नहीं रखा जाता है, तो उसको परिवारों में तुरंत रखा जाता है। इसलिए हमारे देश के 100% हिंदू समाज के यह 11% बच्चे आज हमको कहीं भी सीसीआई यूनिट में दिखते नहीं है। तो बचे हुए 89% समाज के बच्चे क्यों दिखते हैं? आज इस पर हमने सबने सोचने की आवश्यकता है। दूसरी एक बात मैं कहूँगा कि हमारे देश में ठीक है, कारा आ गया है, बाकी सारी कानून इसके लिए बन गए हैं और एक भाव बन गया है कि ऐसे सारे बच्चों की व्यवस्था कौन करेगा? तो सरकार करेगी, जिसको हम सारे समाज को मेंटली पैरालाइज कर दिया है, नॉन एक्टिव कर दिया है, जिनको कभी भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास ये कानून के द्वारा नहीं होता है। ऐसे स्थिति में हमको लाकर ये कानून ने छोड़ दिया है। इसलिए हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सिविलाइजेशन, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ कल्चर। ये हमारे सिविलाइजेशन का प्रश्न है और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जागरूक होकर जो फिर से हमारा मूल है, उस मूल विचार के तरफ जाने की आवश्यकता है। जैसे कहा जाता है ना कि व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम का कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलता है, द सॉल्यूशन लाइज, द आंसर इज दैट, द सॉल्यूशन लाइज इज दैट गो टू द रूट्स। आप रूट्स की तरफ जाइए तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इससे आज हमारे देश में अनाथ कहो, ऑर्फन कहो, इन बच्चों की समस्या के लिए सोचना चाहिए, सोचना है प्रामाणिकता से। तो हमको जो हमारा रूट है, जो वेदों से आया हुआ है, उसमें इसके बारे में क्या कहा गया है, इस पर चिंतन करने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। तो उस चिंतन के आधार पर हम क्या सोच सकते हैं? देखिए, आज हमारे देश में मैं एक कंसेप्ट आप सबके सामने रखूंगा। शायद पहले जब आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि अरे ये तो पगला गया है। मैं यदि कहूं कि हमारे देश में ऑर्फनेजेस नहीं चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति होगा जो बहुत कीनली इंटरेस्टेड इस बच्चों के विषय में, वो कहेगा ऐसे कैसे होगा, ऑर्फनेज तो हमारे देश में निश्चित रूप से चाहिए और ये होने चाहिए। तो हमारे देश में 1843 तक, 1843 तक एक भी ऑर्फनेज नहीं था। दिस इज द हिस्ट्री। एक भी ऑर्फनेज नहीं था। 1843 के बाद ऑर्फनेज खोलना चालू हुए, तब तो कोई ऑर्फनेज नहीं था। तब ऑर्फनेज नहीं था, तो आज ऑर्फनेज की आवश्यकता हमको क्यों लगती है? जो हमारे जेजे एक्ट में लिखा है, सीसीआई यूनिट इज द लास्ट रिसोर्ट फॉर द चाइल्ड, जो हम कभी देखते नहीं है। और बच्चा हमारे पास केस आ गई तो उसे सीसीआई यूनिट में भेज देते हैं। एक भी सीडब्ल्यूसी कोई इस पर बहुत ढंग से प्रयास नहीं करती। मैं एलिगेशन नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता बता रहा हूँ। तो कोई इस पर विचार नहीं करता है कि जब 1843 तक एक भी सीसीआई यूनिट नहीं था तो बच्चे कहाँ जाते थे, कहाँ रहते थे? तो फिर से यदि बच्चों के हित में हमको कुछ सोचना है तो डेफिनेटली इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा देश यह ऑर्फनेज फ्री होना चाहिए। उसके लिए हम कैसे प्रयास करें वो देखना चाहिए। ये कठिन है, मैं मानता हूँ कि ये बहुत कठिन है, मगर ये हो सकता है। कैसे? देखिए, हमारे देश में 9,550 सीसीआई यूनिट्स हैं। इसमें कितने बच्चे रहते हैं? 86,000। मैं राउंड फिगर बता रहा हूँ।
86,000 बच्चे 9,550 यूनिट्स में रहते हैं। तो देश में टोटल पॉपुलेशन कितना है? तो जिसको ऑर्फन कहा जाता है, ऐसा टोटल पॉपुलेशन आज हमारे देश में लगभग 3 करोड़ है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेट किया है, बताया है, वो 3 करोड़ 10 लाख बताया है। मैं राउंड फिगर 3 करोड़ कह रहा हूं। अब ये कहां से आया पता नहीं, मगर 3 करोड़ बताया हुआ फिगर है। हमको इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। हमारे देश में बच्चों पर आज तक सर्वे हुआ नहीं है, इसलिए परफेक्ट फिगर कोई नहीं बता सकता। जो भी फिगर आया है, ये सारा डॉन बॉस्को, SOS विलेज और क्राई, ये 3 संस्थाओं ने जो सैंपल सर्वे किया था 8-10 साल पहले, वही फिगर आज हमारे यहाँ पर बताया जाता है। और उसी के आधार पर नेशनल पॉलिसीज और बच्चों की स्ट्रेटेजीज, बच्चों का बजट, यह तय होता है। और इसीलिए हम 3 करोड़ स्टेट करते हैं कि कितने बच्चे हैं, तो 3 करोड़ है। ठीक है, उसका प्लस माइनस कुछ हो सकता है। तो क्या 3 करोड़ बच्चे यदि आज हमारे देश में है और हमारे यहाँ पर ऑर्फनेजेस में 86,000 बच्चे ही रहते हैं, तो बाकी बच्चे कहाँ रहते हैं? इज देयर एनी CWC कि जो ये बता सकेगी? आज तो CWC का पैटर्न बन गया है। उनके ऑफिस के चौखट पर जो बच्चा आएगा वही CNCP होगा। जो बच्चा ऑफिस के गेट पर नहीं आता वो CNCP नहीं होता। तो इसके बारे में जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, उन्होंने बहुत जागरूक होकर यह काम करने की आवश्यकता है। क्या ऑर्फनेज फ्री कंट्री बन सकती है? ऐसा यदि सवाल हमने अपने आप से पूछा तो मुझे पता है आप सब लोग जवाब देंगे कि नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं एक बार पहली बार गया था लंदन, वहां के सोशल मिनिस्ट्री में जाकर मैंने पूछा कि आई वांट टू सी योर ऑर्फनेजेस। तो उन्होंने जवाब दिया था, डायरेक्टर ने, वी डोंट हैव ऑर्फनेजेस। आज इंग्लैंड में एक भी ऑर्फनेज नहीं है। वहां ऑर्फन्स है कि नहीं? हमारे देश से ज्यादा ऑर्फन्स वहां पर है, क्योंकि यूरोप का, अमेरिका का, वेस्टर्न कंट्रीज का फैमिली सिस्टम ही नहीं है। तो डेफिनेटली ऑर्फनेज ज्यादा है, मगर वहां ऑर्फन्स है मगर ऑर्फनेजेस नहीं है। कैसे पॉसिबल किया इन्होंने? ये सिर्फ लंदन की बात है। मैंने उनसे पूछा था कि भाई आपने ये कहाँ से कंसेप्ट ली? तब उन्होंने बताया था वी ब्रॉट दिस कंसेप्ट फ्रॉम इंडिया। बोलिए अब क्या कहेंगे इस पर कि ऑर्फनेज देश में नहीं चाहिए, ये कंसेप्ट कहाँ से आई? तो इंडिया से हमने ली, क्योंकि 1843 तक भारत में एक भी ऑर्फनेज नहीं था। ऑर्फन्स तो थे, वो तो स्वाभाविक है, इट्स वेरी नेचुरल ऑर्फन्स होना, मगर ऑर्फनेजेस नहीं थे। और उसी कंसेप्ट को आज अमेरिका में, यूरोप में, इतना ही नहीं तो अफ्रीकन कंट्री, छोटे छोटे देश है, रवांडा है, युगांडा है, छोटे देश है। हमारे यहाँ को तो एक तहसील भी उससे बहुत बड़ा है। तो इन देशों में आज ऑर्फनेजेस नहीं है। आज विश्व में से 22 देश बन गए कि जो बहुत कीनली प्रयास करते कि हमारे देश में ऑर्फनेज नहीं होना चाहिए। ऑर्फनेज यह हमारे सोसाइटी का काला धब्बा है, ऐसा मानते हैं ये सारे देश। और उन्होंने इस पर काम करना यह प्रारंभ किया। और आज बहुत सारे देश, माने जैसे मैंने कहा, यूके में ऑर्फनेज नहीं, USA में ऑर्फनेज नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ऑर्फनेज नहीं, अभी बताया था साउथ ईस्ट एशिया में, कंबोडिया में आपको ऑर्फनेज नहीं दिखेंगे। अफ्रीकन कंट्रीज में युगांडा, रवांडा, केनिया, ऑर्फनेज आपको नहीं दिखेंगे। अल्बानिया, आर्मेनिया, बल्गेरिया, ये सारे देशों का मैं जाकर देखा हूँ, आपको ऑर्फनेजेस कहीं भी नहीं दिखेंगे।
जब ये छोटे छोटे देशों को में ऑर्फनेजेस नहीं है तो हमारे देश में क्यों है? ये प्रश्न मेरे मन में स्वाभाविक रूप से आता है, आपको भी ऐसा ही लगता होगा। यहाँ पर यह पॉसिबल है जहाँ पर फैमिली सिस्टम नहीं, जहाँ पर परिवार की कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं, जिस परिवार में धर्म और संस्कृति की परंपरा की रक्षा की जाती है, परिवार में नई पीढ़ी का निर्माण किया जाता है, परिवार में हर व्यक्ति के संपूर्ण जीवन विकास का विचार किया जाता है। ये तीनों भी बातें इन सारे देशों में नहीं है जो हमारे पास है। फिर भी हमारे देश में विश्व के सबसे ज्यादा ऑर्फन्स हमारे ही देश में है। कितना दुर्भाग्य है, क्या कहे इस पर। और विश्व के सबसे ज्यादा ऑर्फनेजेस हमारे ही देश में है। और दुर्भाग्य की बात है, सबसे कम एडॉप्शन हमारे ही देश में है। पिछले साल एडॉप्शन हुआ 4026, 4026, इतना ही हुआ। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने एक साथ मिलकर चिंतन करने की आवश्यकता है और एक साथ मिलकर चिंतन करके इस पर कुछ एक्टिविटी, कुछ काम, एग्जीक्यूशन यह करने की आवश्यकता है। हम क्या कर सकते? देखिए स्थिति क्यों आई, हम क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हमको एक अनाथालय मुक्त देश यह हमको बनाना है। तो जो आज सीसीआई यूनिट में पलने वाले बच्चे हैं, उनका विकास और कल्याण यह कैसा होगा, इस पर सोचने की आवश्यकता है। इनकी समस्या है, अटैचमेंट इश्यूज है, इनके डेवलपमेंट डिलेज है, इनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, ये कौन सॉल्व करेगा? इस पर हमको सोचने की आवश्यकता है। आज सारे सीसीआई यूनिट्स की क्या प्रॉब्लम्स होती है, ये हमको सोचना चाहिए कि सीसीआई यूनिट की प्रॉब्लम्स क्या होती है। देखिए आज जो सीसीआई यूनिट चलते हैं उसमें गवर्नमेंट एक तो बड़ा रोल निभाती है, तो मैं उसे कल्प्रिट ही कहूंगा। गवर्नमेंट इटसेल्फ इज कल्प्रिट कि इस प्रकार के कानून बनाते हैं और कानून पे कानून, कानून पे कानून बनाते जाते हैं। उसका कोई इवैल्यूएशन हमारे देश में नहीं होता है और इसीलिए व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द ऑर्फनेजेस, इस पर कभी सोचा नहीं जाता। ठीक है, ऑर्फनेज फ्री कंट्री चाहिए, वो तो ठीक है, मगर जो आज जो ऑर्फनेजेस है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। जैसे एक है कि जो भी सीसीआई यूनिट है, आप कानून कुछ भी करें, ये तो व्यक्ति व्यक्ति का संबंध है, व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, मगर वहां पर आपको व्यक्तिगत देखभाल और भावनात्मक जुड़ाव का अभाव दिखेगा, क्योंकि इतने कम कर्मचारी होते हैं। ये कर्मचारी सारे बच्चों की तरफ ध्यान दे ही नहीं सकते और इतने बदलते हैं, तो भावनात्मक जुड़ाव यह नहीं हो सकता। और कहीं भी इस प्रकार की अस्थिर देखभाल बच्चों का विकास कैसे करेगी? तो इसमें बच्चों का विकास नहीं हो सकता। इसमें भावात्मक और सामाजिक अभाव भी बहुत दिखता है। बुनियादी जो भी आवश्यकता होगी वो तो शायद पूरी होगी उनकी, मगर ये सारी भावात्मक और सामाजिक जो भी सुविधा चाहिए वो अक्सर अधूरी होती है। ये बहुत बड़ी समस्या हर सीसीआई यूनिट में होती है। डेवलपमेंट डिलेज हम देखते हैं कि सीसीआई यूनिट में डेवलपमेंट डिलेज किस प्रकार के होते हैं। डेवलपमेंट डिलेज में सीसीआई के बच्चों का शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास, इसमें देरी अक्सर होती ही है। जो सीसीआई यूनिट में बच्चे पलते हैं, बड़े होते हैं, इनका शारीरिक विकास, इनका मस्तिष्क का विकास, इनका संज्ञानात्मक विकास जिसको हम कहते हैं, इनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इनका इमोशनल क्वेश्चन, इनका सोशल इमोशनल क्वेश्चन, यह बहुत कम होता है। कौन सोचता है इस पर?
और ये सबसे बड़ी समस्या ये बच्चों की होती है। और इसीलिए जिसको कहते कि होलिस्टिक इंटेलेक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, इसमें ये बच्चे बहुत लेट हो जाते हैं और इसी का परिणाम होता है कि उनकी उत्तेजना में कमी होती है। आप एक CCI-NET का बच्चा देखिए और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल बच्चा देखिए, दोनों में क्या अंतर आता है, इसका तो डेफिनेटली हम लोगों ने स्टडी करना चाहिए। CCI-NET का वातावरण कितना भी कहो, यह वातावरण नीरस होता है, वहां कोई उत्तेजना नहीं होता है, उत्साह रहित ऐसा वातावरण CCI-NET में दिखाया जाता है और इसीलिए बच्चे पर डेफिनेटली इसका परिणाम तो निश्चित रूप से होना ही है। CCI-NET में सामाजिक और भावात्मक कौशल का अभाव होता है। ये हर जगह हम देखते हैं, हर CCI-NET में हमको ये दिखाई देता है। जो उनका मनोवैज्ञानिक और भावात्मकता का अभाव, ये बच्चों में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। भावात्मकता संकट ये इन बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए अनाथालय के बच्चों में अकेलापन, अलगाववाद, चिंता, अवसाद, आत्मसम्मान, ये सब में इन भावनाओं में कमी होती है। ये बच्चे इसके लिए बहुत अधिक संवेदनशील भी होते हैं, मगर हमारे यहाँ पर किसी भी CCI-NET में इसके तरफ ध्यान दिया जाता नहीं। स्वाभाविक रूप से एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन सारे बच्चों में दिखाई देता है। पहचान की संकट एक सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या चाहिए, वो है स्वयं की पहचान, कॉग्निजेंस ऑफ सेल्फ। तो ये पहचान की संकट इन सारे बच्चों में दिखाई देती है। हम सबको मालूम है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया है कि सारे CCI-UNITs में बच्चों का शोषण और उनके साथ दुर्व्यवहार, इसकी बहुत बड़ी संभावनाएं दिखाई देती है। संभावना नहीं, होता है, ऐसा मैं तो डायरेक्टली कह सकता हूं। तो सिर्फ बुनियादी बातें पूरी करनी, ब्रेड बटर प्रोजेक्ट चलाने से प्रोजेक्ट चलता नहीं है। ये बच्चे माने देश का तो भविष्य है, तो इस भविष्य के बारे में कितना सेंसिटिवली सभी लोगों ने सोचना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। हम सभी CCI-NET में देखते हैं कि वहां स्वच्छता का अभाव होता है, स्वास्थ्य की समस्याएं सबसे ज्यादा हमको वहां पर दिखाई देती है। उनका जो एजुकेशनल पैटर्न है वो भी कहीं वायरेटेड है। अच्छा क्वालिटेटिव एजुकेशन CCI-NET में हमको दिखाई नहीं देता, वहां तक वो बच्चे पहुंचते ही नहीं है। इन बच्चों की तरफ एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है। आज कितना दुर्भाग्य, कितनी विडंबना है। इसलिए अनाथ यह शब्द एक डेरोगेटिव वर्ड ऐसा भी माना जाने लगा है। तो इसीलिए ये सारी जो CCI-NET की समस्याएं हैं, इससे बाहर निकलने के लिए रास्ता क्या है, इस पर हम सब लोगों को सोचने की आवश्यकता है। ये देश का भविष्य माने आज जितने भी टोटल बच्चे हमारे देश में है, उसमें से लगभग 4 से 5% बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। और ये सारे कैटेगरी के बच्चे, इनका भविष्य क्या होगा, तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए हमको बहुत सेंसिटिवली इस पर सोचने की आवश्यकता है। क्या बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं जाता है क्या? सोचा जाता है डेफिनेटली। बहुत सारे जिसको कहेंगे कि कार्यकर्ता, अच्छे नियत वाले स्वयंसेवक भी बहुत है, और जो दान देने वाले लोग हैं वो भी बहुत है। आज किसी भी CCI-NET को पैसे का अभाव बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि बच्चों के लिए दान देने वाले लोग भी बहुत है।
मगर ये उनका जो बहुत ज्यादा गहराई उनकी अच्छाई है, वही बच्चे के लिए मारक है। तो ये सारे जो उनका अनाथालयों का समर्थन करते हैं, तो ये अनाथालयों का जो समर्थन करने वाले हैं, ये उनकी कमी बच्चों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होती है। इसके लिए हमने बारे में बहुत सोचने की आवश्यकता होती है। और इसी भावनाओं में बच्चों का शोषण भी होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। मैं एक अनाथालय में एक सीसीआईडी पे गया था। हर बार हम भी देखते हैं, सभी बच्चों के जन्मदिन वहां पर मनाए जाते हैं। कोई बाहर से आता है, आजकल एक बड़ा फैशन चल रही है सब जगह पर कि अपने बच्चे का जन्मदिन किसी सीसीआईडी में जाकर मनाना। वहां पर वो परिवार अपने बच्चे को लेकर आता है, कुछ खाने के लिए लेकर आता है, केक वगैरह और भी कुछ लाते हैं, और उन बच्चों के साथ वो अपने बेटे का जन्मदिन मनाते हैं। दिस इज वन टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दैट चाइल्ड फ्रॉम द सीसीआई। ये बच्चों का एक प्रकार से शोषण कहा जाएगा। उस आने वाले बच्चे का जन्मदिन तो एक दिन होता है, मगर सीसीआई नेट में हर रोज कभी कभी 2-2, 3-3 बच्चों के जन्मदिन मनाए जाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि संस्था को इसके लिए पैसे मिलते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि बच्चों का इस प्रकार का ये आकर्षण में भी शोषण है। तो इसलिए बहुत जागरूकता से हमको इस सब के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब प्रश्न आता है, व्हाट इज द रेमेडी? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और हमने क्या करना चाहिए? तो इसका एक ही उपाय आज हम सबके सामने है, और जो हमारे धर्म ने, हमारे संस्कृति ने जो आज बताया है, वह उपाय माने हमारे देश में, हमारा देश यह ऑर्फनेज फ्री कंट्री बने। अरे इसके लिए हम सब ने ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार आधारित देखभाल पर जोर कैसे दिया जाएगा, यह हमारा काम करते समय मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए। अब इसमें सबसे पहला मुद्दा आता है फैमिली रीयूनिफिकेशन। आज एक अच्छा है कि बहुत सारी संस्थाएं अपने देश में भी इस पर काम करती है, और बच्चों को जो अबेंडन हो गए हैं, ऐसे बच्चों को फिर से उस परिवार को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं आज ये काम करते हैं, क्योंकि बच्चे का विकास परिवार में ही होना है, इतना पक्का है। तो बच्चे का विकास परिवार में होना है, तो हमको उसके लिए काम करना पड़ेगा। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड इज ओनली द मेथड, इज ओनली द रेमेडी। इस पर हम सब लोगों ने सोचने की आवश्यकता है। सरकार भी इस पर सोचती है। अब सरकार ने निकाला है एडॉप्शन, ये उसी का रास्ता है, मगर हम सब लोगों ने देखा एडॉप्शन की कारा की जटिल प्रक्रिया, सारे लोग उससे तंग आ गए हैं। उस पर कुछ तो भी सुझाव हम सब लोगों ने सरकार को देने की आवश्यकता है। मगर जिस देश में 5.5 करोड़ चाइल्डलेस कपल्स है, उस देश में पिछले साल सिर्फ 27,000 एप्लीकेशन एडॉप्शन के लिए आए थे। इसकी शर्म आती है इस बात की। 27 लाख क्यों नहीं आए? 2,70,00,000 एप्लीकेशन क्यों नहीं आते हैं? इसका अर्थ स्पष्ट है कि एडॉप्शन के बारे में निग्लिजेंस, एडॉप्शन के बारे में जानकारी न होना, प्रोसेस के बारे में अज्ञान होना, और एडॉप्शन मेरा कर्तव्य है, मैंने करना ही चाहिए, तो ऐसे कर्तव्य के भाव का अभाव यह मूल रूप से दिखाई देता है। और इसीलिए विश्व में सबसे कम एडॉप्शन भारत में होता है। ये हमारे लिए लज्जास्पद बात है और कोई शब्द नहीं है। तो हम सबको सोचना चाहिए कि ये कैसे बढ़ेगा। देखिए, फॉस्टर केयरिंग के बारे में तो सब बताया जाता है, फॉस्टर केयरिंग।
कितना हुआ फॉस्टर केयरिंग हमारे देश में? 1200 फॉस्टर केयर चाइल्ड है पूरे देश भर में आज की डेट में, और ग्रुप फॉस्टर केयरिंग में 18,000 बच्चे हैं। माने टोटल बच्चे 19,000 के ऊपर नहीं है। जो फॉस्टर केयरिंग योजना भगवान कृष्ण की योजना है, हमने दुनिया को दिखाई है। आज वह फॉस्टर केयरिंग अमेरिका में, यूरोप में बहुत अच्छे तरह से चल रहा है, मगर समाज की अनास्था, सरकार की नीति ना होना और सभी का, कार्यकर्ताओं का और सरकारी ब्यूरोक्रेसी का इस पर काम न करना, इसके कारण हमारे देश में फॉस्टर केयरिंग फेल्योर है। कौन सोचेगा भाई साहब इसके लिए? कौन इस पर काम करेगा? तो इसको बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। दूसरी योजना आती है हमारे देश में सरकार के द्वारा, जो आती है मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो है किनशिप प्रोग्राम, किनशिप केयर। आज हमारे देश में कुछ 2,15,000 या 24,000 किनशिप पेरेंट्स है, माने विस्तारित परिवार। उस बच्चे का विस्तारित परिवार माने किनशिप परिवार। तो सारे बच्चे को हम किनशिप में भी नहीं ले सकते। देखिए आज सरकार किस प्रकार से लोगों को डिसेबल्ड करती है। दिस इज द डिसेबिलिटी। आज जिसको हम माता पिता नहीं, आज से बच्चे कहते हैं, आज सीसीएनएट में 80% से ज्यादा बच्चे, यह सिंगल पेरेंट चाइल्ड है या दोनों भी है मगर डेस्टिट्यूटेड अबेंडेंड है, माने उनको विस्तारित परिवार है, ऐसे बच्चों की संख्या 80% से भी ज्यादा है। फिर भी हमारे देश में किनशिप नहीं है। अमेरिका ने, ये सिर्फ हमारे देश का फिगर नहीं है, ये तो पूरे विश्व का है। अमेरिका ने इस पर तुरंत कुछ तो भी उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया, कानून में बदलाव लाया, और आज अमेरिका में किनशिप सबसे ज्यादा मात्रा में चलता है। कानून में बदलाव लाने की जरूरत है, फॉस्टर केयरिंग के कानून में बदलाव लाने की जरूरत है, तो बच्चे का डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगा, तो बच्चा सीसीआई यूनिट में नहीं रहेगा, तो ऑर्फनेज कंट्री हो सकती है। यदि हमको ऑर्फनेज फ्री कंट्री करनी ही है तो ये सरकार के तीनों भी प्रोग्राम फेल्योर है। एडॉप्शन, फॉस्टर केयरिंग, किनशिप फेल्योर है। तो हाउ टू डी इंस्टीट्यूशनलाइज द चाइल्ड? बच्चे को उस जगह से कैसे निकाले? तो परिवार की देखभाल कैसे बढ़ेगी, इस पर सोचने की आवश्यकता है। लोगों में अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है, लोगों की संवेदनाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है, लोगों के कर्तव्य भाव को जागरूक करने की आवश्यकता है कि दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे के लिए हमको काम करना ही चाहिए, और घर का छत मिलना उस बच्चे का अधिकार है, और बड़ों ने बच्चे को घर का छत देना यह उनका कर्तव्य है। तो इस भावना पर, इस विचार पर हमको काम करने की आवश्यकता है। परिवार के आधार पर बच्चों की देखभाल कैसे होगी, यह इसका सीधा अर्थ है। अभी कुछ संस्थाओं के द्वारा अलग अलग योजनाएं भी चलती है। एक मैं आपको निश्चित रूप से बताऊं कि देखिए हमारे देश में ऑर्फनेज यह कंसेप्ट तो जॉर्ज बुश ने लाई। यह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था इंग्लैंड का, उसने लाई, तब तक हमारे देश में नहीं था। मगर आज डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यह कंसेप्ट भी हमारे देश में यही ईसाई वेस्टर्नाइज लोगों के द्वारा आ रही है, और इसीलिए यूनिसेफ इसका भी बहुत जोर शोर से यह विषय सबके सामने रख रहे हैं। सेव द चिल्ड्रेन ईसाई इंस्टीट्यूशन है, वो भी इसके लिए प्रयास करते हैं। एसओएस चिल्ड्रन विलेज हम सब जानते हैं, वो भी इसके लिए प्रयास करते हैं।
मिरेकल फाउंडेशन, ये भी ईसाई संस्था है, वो भी इसके लिए प्रयास करते हैं। होप एंड होम्स फॉर चिल्ड्रन, वो भी इसके लिए प्रयास करते हैं। और वर्ल्ड विदाउट ऑर्फन्स, ये 6 संस्थाएं हैं। अब बताएं मुझे, हम बच्चों में काम करने वाले हैं, इस पर काम करने वाले भारत की मूलभूत संस्था का नाम बताइए। एक भी नहीं है। जिन्होंने ऑर्फनेज का वायरस हमारे देश में दिया, वही अभी पारिवारिक देखभाल के लिए काम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? उनके पीछे पीछे उनकी दुम पकड़ कर जा रहे हैं। हमको भी स्वयं को पहचानना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, क्या करने की आवश्यकता है। जब ये सारे लोग आज काम कर रहे, 6 संस्थाएं काम कर रही है, बाकी छोटा छोटा काम करने वाली तो बहुत सारी संस्थाएं हैं। इसके लिए पॉलिसी और लेजिस्लेटिव में क्या सुधार लाना चाहिए, कौन सोचेगा इसके लिए? मेरी प्रार्थना है कृपा जी से और राघवेंद्र शर्मा से कि इसके लिए स्टडी ग्रुप बनाओ। हम सरकार को पॉलिसी दे कि पारिवारिक देखभाल कैसे की जाए इन बच्चों की, लेजिस्लेटिव चेंजेस क्या लाने चाहिए, सुधार क्या लाने चाहिए। ऐसे सिर्फ सॉरी टू से, मैं बहुत भावनाओं में नहीं कह रहा हूं, मगर मुझसे रहा नहीं जाता है, ऐसे वेबिनार लेकर सिर्फ नहीं चलेगा। हमको कुछ काम करना पड़ेगा, ग्राउंड पर अपन काम करना पड़ेगा, सरकार के साथ बदलाव के लिए काम करना पड़ेगा। बोलकर ये बातें होने वाली नहीं है। ये जो सीएनसीपी बच्चे हैं, उनके परिवार को मजबूत करने की आवश्यकता है। भाई ठीक है, माँ है, पिताजी नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे कोई हमारे देश में बच्चे बड़े हुए नहीं क्या, जो पिताजी नहीं है ऐसे, या माँ नहीं है ऐसे बच्चे बड़े नहीं हुए? तो आज इनको सीए सीसीआई यूनिट की जरूरत क्या होती है? आज इनको सीडब्ल्यूसी के पास जाने की जरूरत क्या होती है? तो उन परिवारों को भी मजबूत करने के लिए फैमिली स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम, इसके लिए भी हमको कुछ काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, परिवार कमजोर हो सकते हैं, उनको कैसे सहायता दी जाए? उनको इकोनॉमिकल सहायता हम दे सकते हैं क्या? बच्चों के पालन पोषण का स्किल, कौशल्य कैसे होना चाहिए, ये उनको सिखाने की जरूरत है। या सिर्फ चिल्लाने की जरूरत है, मैं गरीब हूँ, बच्चे को पाल नहीं सकती हूँ, उसको बाप नहीं, उसको माँ नहीं है, ऐसा कह के तो होने वाला नहीं है। तो उनको ये भी पेरेंटिंग स्किल, ऐसे सीएनसीपी बच्चों के पेरेंट्स को भी सिखाने की आवश्यकता है। एजुकेशन और हेल्थ सेवा उन तक पहुंचाने की जरूरत है। आज तो सरकार बाल संगोपन योजना, इसके द्वारा सिर्फ पैसे देती है बस। बाकी कौन सी सरकार की योजना से क्या अपेक्षित करेंगे आप लोग? जब तक संवेदनशील लोग इसमें नहीं आएंगे, तब तक ये काम नहीं हो सकता है। इसलिए कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशंस निकालने की आवश्यकता है। तो ऐसे कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशंस ऑर्फनेज फ्री कंट्री की ओर हमको ले जाएंगे। जो इसमें काम करने वाले लोग हैं, इनका ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग इज नेसेसरी। सिर्फ मैं उसमें काम करता हूं ऐसे कहने से तो नहीं होगा। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, इसकी आवश्यकता है। इसमें सक्षम आज हम लोग नहीं है। चौथी बात आती है एडवोकेसी एंड अवेयरनेस। स्ट्रांगली एडवोकेसी हमको आनी चाहिए। पारिवारिक देखभाल की स्ट्रांग एडवोकेसी कैसे कर सकते हैं हम लोग, इस पर हमको सोचने की आवश्यकता है। तो ही हमारा देश अनाथालय मुक्त देश बन सकता है। और एक आखिरी बात मैं आपको कहूंगा, इससे थोड़ा सा हटकर मैं आपसे बात आखिरी करूंगा कि जब अनाथ पर हम काम करते हैं, तो मैंने ऑर्फन्स पर काम करते हैं, तो हमको अनाथत्व पर काम करना चाहिए। जब तक देश में अनाथत्व पर काम नहीं करेंगे, ऑर्फनिज्म पर काम हमारा होगा नहीं। ऑर्फनिज्म कंसेप्ट हम नहीं समझेंगे, इलैबोरेशन ऑफ ऑर्फन, हम ये कंसेप्ट को नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, तब तक बंधुओं समाज से कुछ अपेक्षा करना बहुत कठिन होगा।
आओ हम सब मिलकर एक कदम आगे बढ़े और कुछ अलग अलग योजनाएं करें। एक पायलट प्रोजेक्ट में आपको आखिर में बताता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि अडॉप्शन, फोस्टर केयरिंग, किनशिप फेल्यूर योजना है, तो हमको कुछ देना चाहिए। बाल संगोपन योजना बदलते रहती है, हर सीएम अपने नाम से चलाता है, 2 साल में बंद कर देता है, क्योंकि ये बच्चे उनके होटर्स नहीं है। हमने सबने ध्यान में लेना चाहिए। वो लाडली बहन योजना चलाएंगे, इधर उधर से पैसा लाकर उस पर डालेंगे, बच्चों के लिए पैसा नहीं देंगे। साल में 2 बार या 3 बार पैसा दिया जाता है सिर्फ, वो भी ये सरकार आई तो सुधार आया है, नहीं तो पैसा भी नहीं मिलता था, क्योंकि ये बच्चे उनके होटर्स नहीं है। एंड दिस इज नॉट द पॉलिटिकल प्रॉब्लम। और इसलिए ये सारा खराब हो रहा है वातावरण, इसको अच्छा करने की आवश्यकता है। एक पायलट प्रोजेक्ट में आपको बताता हूं जो हमने शुरू किया है। एक जिले का सर्वे किया, उस सर्वे में 24,000 निराधार, निराश्रित, वंचित बच्चे चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन पाए गए। 24,000, जिले का पॉपुलेशन है 54 लाख, उसमें 24,000 बच्चे सीएनसीपी है। उसमें रियल ऑर्फन 336 है, 336। 2,300 बच्चों को बाल संगोपन योजना का पैसा मिलता है, दे आर ओनली द बेनिफिशियरीज। बाकी 20,000 बच्चों का लगभग क्या हो रहा है। इसलिए एक योजना चलाई, बच्चे का विकास, बच्चे के डेवलपमेंट बच्चे की माँ ही के द्वारा ही हो सकता है। तो हर बच्चे को माँ, ऐसे एक योजना का प्रारंभ आज हमने किया है। मैं आज वेबिनार में आप सबको अकोला में बुलाता हूं, आप आइए अकोला में। और बहुत सामान्य सी महिलाएं जिनका बहुत सोशली एक्टिव नहीं है, पॉलिटिकली तो बिल्कुल नहीं है, और एक माता का भाव उसमें है, मातृत्व है, ऐसी माताएं मिलकर अभी 5,000 बच्चों का संगोपन डिस्टेंट पेरेंटिंग के द्वारा कर रही है। उनको एडॉप्शन करने की जरूरत नहीं है, उनको फॉस्टर केयरिंग करने की जरूरत नहीं है, उनको किनशिप में इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। तो अपने घर में रहकर उस बच्चे की देखभाल ये माँ करती है। देखते एक नया प्रयास करके देखा है। आप लोग भी अपने इस पर एक प्रयास कर सकते हैं, और हम सब लोगों ने मिलकर यह प्रयास किया तो पूरे देश का चित्र निश्चित रूप से बदलेगा। और इसे कहते हैं पावर ड्रेन टू पावर गेन। आज ये सारी पावर ड्रेन हो रही है, तो उसको पावर गेन में हमको कन्वर्ट करना है। तो इसी प्रार्थना के साथ आपकी अनुमति हो तो थोड़े से प्रश्न ले लें। ले लो। आपने अभी माननीय श्री दामोदर हड़तालकर जी जो वरिष्ठ प्रचारक हैं आरएसएस के, उनके विचार सुने। आज का हमारा विषय बाल अधिकारों पर भारतीय परिवेश पर था। जो व्यक्ति इनसे कोई सवाल करना चाहें, हाँ, ब्रजेश कुमार जी ने हैंड रेज किया है। ब्रजेश कुमार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही ब्रजेश जी। थोड़ा सा आवाज, साउंड तेज कीजिए इसकी। बोलिए। आप बोलिए, आपका माइक ऑफ है। नहीं, आवाज नहीं आ रही, आपका कुछ दिक्कत है। माइक ऑफ नहीं है सर, उनका आवाज कम आ रही है। हाँ, डॉक्टर लक्ष्मण आप सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण। नमस्ते हड़तालकर जी। नमस्ते। नमस्कार। आपके त्रिपुरा में बैठा हूँ। मेरे साथ आपका मुलाकात होने वाला था, अभी नहीं हुआ। हाँ, मैं त्रिपुरा हूँ। और तो उसके साथ आपकी मुलाकात हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है, आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ। द ऑर्फेनिज्म इज द
प्रेजेंट प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये मैं बहुत सहमत हूँ। लेकिन हमारा इधर जो सॉल्वेंट फैमिली है, सॉल्वेंट फैमिली के पास